अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर 1 है जिसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चलना है। और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टॉपिक बनता है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर है ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, इसी को बॉयल्स लॉ कहते हैं। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, कहूँगा चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना है। अब ज़्यादातर बॉयल्स लॉ बच्चों को 9th से ही आता होता है, तो एफएससी में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपने इसको समझना है, पूरा लेक्चर देखना है। उसकी वजह यह है कि इसका एक सेक्शन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो हर बच्चे को समझ नहीं आती, और वहीं से बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन भी आता होता है एग्ज़ाम में। तो चलें जल्दी से शुरू में पढ़ के तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। मिड ऑफ द 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल और उनके असिस्टेंट रॉबर्ट हुक, इन्होंने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। और फिर 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने अपने जो रिजल्ट्स थे उनको पब्लिक किया, और उन्होंने कहा कि जब हम किसी गैस के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है। बच्चों, लॉ की डेफिनेशन नहीं होती, लॉ के लिए हम स्टेटमेंट की हेडिंग बनाते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग स्टेटमेंट की है। ये लॉ यानी बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप गैस की अमाउंट फिक्स कर लो ना, कांस्टेंट कर लो, और आप गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर लो, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो ये दो चीज़ें अगर आप कांस्टेंट कर लेते हैं ना, ये शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, इनका पूरा होना ज़रूरी है। अगर आपने अमाउंट गैस की फिक्स कर ली, और मतलब आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ले लिए, मोल्स चेंज नहीं होने, तो अगर आपने मोल्स कांस्टेंट ले लिए, अमाउंट कांस्टेंट कर ली, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो फिर उस गैस का प्रेशर और उस गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये कंडीशंस चेंज हो जाएं तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं बच्चों। मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर एमसीक्यू पूछा गया पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसकी 3-4 मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने लफ्ज़ों में लिखना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, प्रेशर न्यूमिनेटर में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर के लिए लेटर पी आ गया, वॉल्यूम के लिए लेटर वी आ गया, तो ये हो गया पी इन्वर्स ऑफ वी। अब आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है, तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे के है। लाजमी नहीं है कि आप भी के ही लें, एक्स वाई जी एम एन कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। बुक पे के है तो हमने भी इसको के ही पिक कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि के ही हो। तो पी इज इक्वल टू के इंटू 1/v। अब बच्चों v जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा पी वी इक्वल टू के, जो कि एक कांस्टेंट है। वो जो 3 मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे आ गई, एक p इनवर्स ऑफ v, एक p इक्वल टू के इनवर्स ऑफ v, और फिर पी वी इज इक्वल टू के। ये 3 मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ एक आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों, और उसकी वैल्यू जो है ना अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक में एक और चीज़ उसने मिस कर दी है लिखते वक्त, और वो चीज़ है टेम्परेचर। तो के की वैल्यू ना सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऊपर स्टेटमेंट में 2 शर्तें लिखी थी ना हमने कहा कि अमाउंट गैस की फिक्स होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों ही के की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अगर आप मोल्स बढ़ा दोगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है। अब बच्चों फर्ज करो एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, उनको आप चेंज करते हैं। प्रेशर P1 से P2 में चेंज होता है, तो वॉल्यूम V1 से V2 में हो जाएगा। अब इनिशियल प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम V1 मल्टीप्लाई करें तो P1 V1 इक्वल टू के, फिर फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम P2 V2, ये भी इक्वल टू के, क्योंकि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब्सटेंस की अमाउंट कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो कंपैरिजन पे पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2,
ये एक और मैथमेटिकल फॉर्म आ गई बॉयल्स लॉ की बच्चों, और ये ज़्यादा कीमती है क्योंकि इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे P1 और V1 इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर्स हैं, जबकि P2 V2 फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे बच्चों। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2 ग्राफ्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तीसरा मैं अपनी तरफ से शामिल करूँगा। तो 3 ग्राफ्स तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों आपने तैयार करने हैं। सबसे पहले ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बच्चों प्रेशर को हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द वॉल्यूम, मतलब प्रेशर को वाई एक्सिस के ऊपर और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे। तो वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के ऊपर, प्रेशर को वाई एक्सिस के ऊपर, और इस केस में जो हम ऑब्टेन करते हैं वो कर्व है जो एक हाइपरबोला भी हम उसे कह सकते हैं। हाइपरबोला आपने मैथ के अंदर पढ़ रखा है। तो हर कर्व के लिए बच्चों के की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि आप एक कर्व नहीं ऑब्टेन करें, आप एक फैमिली ऑफ कर्व ऑब्टेन करें एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ज़रा समझा दो इस बात को। फ़र्ज़ कर लें आप 20 डिग्री के ऊपर ना पहला आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप बहुत सारे प्रेशर जो है वो लेते हैं। P1 के ऊपर वॉल्यूम V1, इसी तरह आगे चेंज करते जाएं। P2 के ऊपर वॉल्यूम V2, इसी तरह P3 के ऊपर वॉल्यूम V3, P4 के ऊपर वॉल्यूम V4, और ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 है। तो बहुत सारे आपने प्रेशर्स देखे और उन प्रेशर्स के ऊपर आपने वॉल्यूम्स नोट किए। अब इस डाटा को आप ग्राफ की सूरत में प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक ग्राफ आएगा कर्व की फॉर्म में। अगली बार आप टेम्परेचर बढ़ा दें बच्चों, और टेम्परेचर बढ़ा के आप इसको 30 पे लेके जाएं। 30 के ऊपर उसी तरह P1 V1, उसी तरह P2 V2, P3 V3, इसी तरह बच्चों आप डाटा कलेक्ट करते जाएं। और अब की बार आप एक कर्व बनाएं तो एक और कर्व बनेगा, लेकिन पहले वाले कर्व से थोड़ा आगे। इस तरह मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो एक और कर्व मिल जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक और आगे कर्व मिल जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आपके पास एक ग्रुप ऑफ कर्व्स आ रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहे हैं। हर कर्व के लिए के डिफरेंट है। इसके लिए कर्व के की वैल्यू और, इसके लिए के की वैल्यू और, इसके लिए और, इसके लिए और। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया के किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, के एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और टी के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। तो यहाँ पे के कम है, फिर टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा के और बढ़ा, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा तो के मज़ीद बढ़ गया। तो हर कर्व के लिए के की वैल्यू और है। तो ये बात आपको समझ आ गई। आगे पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो कर्व है ना, हर कर्व को हम आइसोथर्म का नाम दे रहे हैं, क्योंकि हर कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑब्टेन किया गया है। मिसाल के तौर पे ये जो पहला कर्व है, ये जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा, फ़र्ज़ कर लो कि ये 20 डिग्री के ऊपर ऑब्टेन किया। तीसरा कर्व फ़र्ज़ कर लो हमने 30 डिग्री के ऊपर ऑब्टेन किया। चौथा कर्व फ़र्ज़ कर लो 40 डिग्री के ऊपर ऑब्टेन किया, एंड सो ऑन। तो हर कर्व जो ऑब्टेन किया गया वो एक कांस्टेंट, पहला कर्व इसके सारे प्रेशर्स और इसके सारे वॉल्यूम्स 20 के ऊपर मेजर किए गए। दूसरे कर्व के सारे प्रेशर्स और सारे वॉल्यूम 30 के ऊपर ही मेजर किए गए। तो हर कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑब्टेन किया गया, लिहाजा इस कर्व को आइसोथर्म कहेंगे। तो वो ग्राफ, वो कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑब्टेन किया जाए उसको आइसोथर्म कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया, रीजनिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये। और ये क्या चीज़ है ज़रा देखें। कहा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आइसोथर्म जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द बोथ एक्सेस। जैसे चले नीचे वाले ग्राफ में देख लें, यहाँ पे देखो बच्चों कि जैसे जैसे ये पहला T1 था, तो T1 के ऊपर आप ग्राफ देखो, ये रहा। फिर T2 के ऊपर ग्राफ, ये कर्व मज़ीद आगे चला गया। T3 जो टेम्परेचर ज़्यादा पड़ा तो कर्व यानी ग्राफ आइसोथर्म मज़ीद आगे चला गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कर्व है, जो आइसोथर्म है, वो दोनों एक्सिस से आगे जा रहा है, मूव अवे कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बेटा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज़ कर जाता है। एक्चुअल में हाई टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे, लेकिन दोनों में बराबर इंक्रीज नहीं आता। तो यहाँ पे जो हम लॉजिक दे रहे हैं
वो वॉल्यूम के बढ़ने की दे रहे हैं। तो एक्चुअल में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक्सिस से, प्रेशर एक्सिस से भी ये दूर जा रहा है और वॉल्यूम एक्सिस से भी कर्व दूर जा रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बढ़ने से कर्व जो है वो दूर हो गए। प्रेशर और वॉल्यूम क्यों बढ़े हैं? इसलिए कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। एक और अंदाज़ा यही बात करने का, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना तो के की वैल्यू बढ़ रही है, तो के की वैल्यू को बढ़ने से जो कर्व है आइसोथर्म है वो भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा ग्राफ जो है बच्चों हमारे सिलेबस में वो पी और इन्वर्स ऑफ वी में शामिल है। पी और इन्वर्स ऑफ वी, ये जो 1/v लिखा हुआ है ना, इसको इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। ऊपर वाला ग्राफ बच्चों पी और वी के दरमियान में था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में। ये जो ग्राफ है, एक तरफ प्रेशर तो है ही है, लेकिन वॉल्यूम अब वॉल्यूम नहीं रहा, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का अपोजिट, वॉल्यूम को उल्टा कर दो, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, तो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ज़रा मैथमेटिकल ज़ुबान में इसी बात को समझें। ये प्रेशर पी लिखा बच्चों, इसको एक बॉक्स के अंदर हम बंद कर देते हैं, और अगर ये पी जिसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब पी न्यूमिनेटर वाली पोजीशन पे, और उसके नीचे हम अपनी तरफ से डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। अब बच्चों एक और फैक्टर है, वो है 1/v। 1/v इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, ये भी एक फैक्टर है, इसको भी एक बॉक्स, एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं बच्चों। अब इस 1/v के नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है कि इसकी तरफ अपनी इसके नीचे अपनी तरफ से हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो P और इन्वर्स ऑफ V दोनों ही न्यूमिनेटर वाली पोजीशन पे, तो दो फैक्टर्स जो न्यूमिनेटर वाली पोजीशन पे होते हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो P और ये जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक स्ट्रेट लाइन आप ऑब्टेन करते हो। तो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, और स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जैसे आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, एक T1 पे, ये दूसरी T2 पे, ये तीसरी T3 पे। तो इधर जो y एक्सेस है उसके ऊपर प्रेशर है, और x एक्सेस के ऊपर हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लिखा है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई जिसमें प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया है। अगली चीज़ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल है, और वो है बच्चों एग्ज़ाम्स और में MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट बात। जैसे ही प्रेशर आप क्लोज टू ज़ीरो करते हो, प्रेशर को बहुत डिक्रीज करते हो ना, तो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। जब प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम अगर ज़ीरो है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बात समझने वाली है, पकड़िएगा ज़रा बात को। एक तरफ प्रेशर है और दूसरी तरफ इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है। प्रेशर हम कह रहे हैं कि बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी तो डिक्रीज़ होगा ना, क्योंकि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप प्रेशर को ऑलमोस्ट ज़ीरो करते हो तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अब अगला पॉइंट है इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम में, क्योंकि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम अगर मिनिमम है ना, तो वॉल्यूम बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये बात समझाऊं तो आप एक नंबर ले लें, मिसाल के तौर पे एक नंबर है बच्चों जो कि ना बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत बड़े में आप ले लें उसको, आप 1 लाख ले लें, लेट्स से 1 लाख नंबर हमने ले लिया। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर है, अब इसका इन्वर्स लेंगे ना तो उतना ही छोटा होगा। एक नंबर जितना बड़ा है इन्वर्स में उतना ही छोटा हो जाता है। इसके नीचे 1 है ना, अपनी तरफ से 1 लगाएं और इसका इन्वर्स लें, इसका इन्वर्स लें तो नीचे ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 5 0 हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हाँ जी, 501 लाख आ गया। अभी आप देखो तो अगर ये नंबर बड़ा था तो इन्वर्स में जाके इन्वर्स उसका उतना ही छोटा हो गया। इन्वर्स छोटा है और इन्वर्स है 1 × 10⁻⁵, तो इन्वर्स उतना ही छोटा होगा। नंबर जितना बड़ा इन्वर्स उतना छोटा। अब आप यूँ देख लें, इन्वर्स जितना छोटा नंबर उतना ही
बड़ा होगा। तो इन्वर्स वॉल्यूम अगर मिनिमम है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगली जो बात है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी इंतहाई कीमती है एग्ज़ाम के लिए। उसमें ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये क्लोज हो रही है प्रेशर एक्सेस के। यहाँ पे देखें T1 के ऊपर ये यहाँ पे है, तो T2 के ऊपर ये मज़ीद आगे चली गई और T3 के ऊपर ये मज़ीद आगे चली गई। दूसरे लफ्ज़ों में अगर प्रेशर के साथ देखें तो T1 के ऊपर यहाँ पे है, T2 के ऊपर प्रेशर के करीब, T3 के ऊपर प्रेशर के और करीब आ गई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो स्ट्रेट लाइन प्रेशर के क्लोज हो रही है। रीज़न बड़ी सिंपल सी है। तो क्लोज होने का मतलब है कि यहाँ पे भाई प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर और ज़्यादा। जब ये लाइन स्ट्रेट लाइन और क्लोज होगी तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ के है, जबकि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम वही है। सेम इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम पे, सेम ऑफ इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम पे तीनों देखो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे पहला कर्व या प्रेशर दे रहा है, दूसरा कर्व मैंने बोल दिया, पहली स्ट्रेट लाइन आपको ये कोई वैल्यू दे रही है नीचे, और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे वैल्यू दे रही है, तीसरी स्ट्रेट लाइन आपको टॉप पे वॉल्यूम दे रही है। तो जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सेस के करीब आ रही है तो मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसके नतीजे में ये स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सेस के क्लोज हो रही है। तो याद रखें, ऊपर मैंने आपको एक रीज़न बताई, वहाँ पे हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजेज। यहाँ इस लॉजिक में हम कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीजेज। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्चुअल में वॉल्यूम और जो प्रेशर है दोनों ही इंक्रीज होते हैं। तो प्रेशर ऊपर हमने वॉल्यूम वाली लॉजिक दी, यहाँ हमने प्रेशर वाली लॉजिक दी। तो दोनों लॉजिक्स जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो कोई एक आएगी तो वो जो भी आए आपने उसको अटैम्प्ट कर लेना है। जो तीसरा ग्राफ जो है आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इसको आपने सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ तो एग्ज़ाम में है ना, तो ये तीसरा ग्राफ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लिहाजा सीख लें अगरचे बुक में नहीं है। ये ग्राफ है बच्चों P और PV में। अब बॉयल्स लॉ के हिसाब से PV इक्वल टू K है ना, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ है बिटवीन P एंड K, या हम कह सकते हैं ये ग्राफ है बिटवीन P एंड प्रोडक्ट PV। तो चले इसके लिए बच्चों जो प्रेशर है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे और जो प्रोडक्ट PV है उसको वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्रेशर एक्सिस। याद रखो, जब भी एक फैक्टर जो है वो कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो और दूसरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि प्रेशर कोई सा भी हो, यहाँ पे देखिए प्रेशर कम है, मज़ीद ज़्यादा बढ़ाते जाएँ, प्रेशर कोई भी बढ़ाते जाएँ, लाइन जो है वो स्ट्रेट ही चल रही है, यानी कांस्टेंट है। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑब्टेन होगी। यहाँ पे के कांस्टेंट है जो कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि ये ग्राफ भी आपको समझ आया होगा। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर ये ग्राफ जो हमने बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन आई है, ये T1 के ऊपर हो और अब हम T बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें और टेम्परेचर बढ़ा के T2 ले लें, तो नया जो ग्राफ आएगा, नई जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कहाँ आएगी, इससे नीचे जो ऊपर मैंने आपको बताया बच्चों, ये लाइन K को रिप्रेजेंट कर रही है। टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो नया टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर जो हमें K मिलेगा वो इससे ऊपर मिलेगा। और टेम्परेचर बढ़ा दें तो K वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मज़ीद ऊपर जाती जाएगी, वो अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस मूव करती जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। लेक्चर को फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।